वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और इससे पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर फिनिश किया था फिजिकल वर्ल्ड कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, क्या क्या स्कोप है फिजिक्स के, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इसका सेकंड चैप्टर लेके आए हैं विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत, क्योंकि इस चैप्टर का यूज आपको पूरी फिजिक्स में पढ़ने वाला है लाइफ टाइम। क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिस्क्राइब करोगे, फिजिक्स में जिन जिन फिनोमेनास के बारे में आप पढ़ोगे, उन फिनोमेनास को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरह की क्वांटिटीज़ होंगी और उन क्वांटिटीज़ को नापना भी पड़ेगा आपको। मेजरमेंट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट। हमारी लाइफ में मेजरमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम कहीं पर जाते हैं, कुछ चीज़ें वे करा के लाते हैं, तो वे कराने के लिए हमें उसका एक यूनिट पता होता है। हम जाते हैं, अगर हमें कोई लिक्विड लेना है तो हम लीटर में तोलते हैं। अगर हमें सॉलिड लेना है तो हम ग्राम किलोग्राम इसमें वे करते हैं, ठीक है। अगर हमें करंट या पावर की बात चाहिए होती है तो हम वॉट में, एम्पेयर में, इन चीज़ों में नापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। तो मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेज़रमेंट को जानने से पहले, फिज़िक्स को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है। उनमें से एक टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं इसका आपको मैथमेटिकल टूल्स में भी दे चुका हूं, पर फिर भी इस चैप्टर में जरूरत है तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी which can be measured by an instrument and used to define the laws of physics and defined by the any quantity which can be measured and defined by the laws of physics। यानी फिजिक्स के जो लॉज होते हैं जनरल, उनमें वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होती है, या आप कह सकते हो फॉलोज लॉ ऑफ फिजिक्स। भाई, जिन क्वांटिटीज की आप बात कर रहे हो, जिनको आप मेजर कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करें। जैसे लेंथ, मास, टाइम, पावर, प्रेशर, ये सारी की सारी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो, और ये फिजिक्स के लॉज में भी कहीं ना कहीं लॉज को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती है लॉज में। पर मैं अगर बात करूं स्किल की, जैसे किसी की पेंटिंग अच्छी है, कोई दौड़ने में बहुत अच्छा है, क्या आप इस यूनिट को मेजर कर सकते हो? उसकी स्पीड को तो मेजर कर सकते हो, बट उसके स्टैमिना को नहीं मेजर कर सकते। आप उसकी स्किल को मेजर नहीं कर सकते, और ना वो फिजिक्स के लॉज में कंपेयर होता है। जैसे नेचर है हमारा, ह्यूमन नेचर या बिहेवियर, कोई गुस्से में है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंट्स है, ब्यूटी है, इन चीज़ों को आप मेज़र नहीं कर सकते, ना ये फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स के लॉ को मेज़र करें और जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। याद रखें, मेजरेबल क्वांटिटीज़ विच फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनसे हम सारे लॉज, सारी फेनोमेनास, इनको हम पढ़ते हैं, इनमें बहुत बार यूज होता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से, दो कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्लासिफाइड जो होती है, क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स। दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं।
एक तो होता है अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। भाई नेचर कैसा है, स्केलर है, वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन है या नहीं है, उसके हिसाब से आप मेजर क्लासिफाई करो। और दूसरा तरीका कौन सा है, आप क्लासिफाई करो उनकी मेजरमेंट के हिसाब से। तो पहले हम जिसकी बात करते हैं वो है अकॉर्डिंग टू नेचर। भाई नेचर के हिसाब से जो हम क्लासिफाई करते हैं ये आपसे कोई ज्यादा पूछेगा नहीं। जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे या चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे वहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है। अकॉर्डिंग टू नेचर अगर आप क्लासिफाई करते हो तो आप क्वांटिटीज को, एक तो स्केलर क्वांटिटी पढ़ी हुई है आपने, दूसरी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं वो है वेक्टर, और जो तीसरी कैटेगरी है वो टेंसर। वैसे मैं आपको अपने पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं, टेंसर को ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, स्केलर और वेक्टर से ही काम चलाते हैं 11th-12th में। बट क्योंकि हमारी टीचिंग में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग आ गए हैं, उन्होंने थर्ड क्वांटिटी को भी अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो एग्जाम में अगर आपके पास टेंसर का ऑप्शन ना आए तो आप सिर्फ दो ही कैटेगरीज की बात करोगे। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उनमें एक तो मैग्नीट्यूड होता है, प्लस उनमें यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दो चीजें, जैसे मैं बोल दूं 100 kg, 50 मीटर, 1000 लीटर, 500 वॉट, आप जानते हो इनको हम यूनिट्स कहते हैं, इन पे भी चलेंगे। और ये जो क्वांटिटी है इनको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जरूरी नहीं है कि स्केलर में मैग्नीट्यूड हो, जीरो भी हो सकता है, और यूनिट भी जरूरी नहीं है। पाई जो है वो भी, जैसे आप बात करते हो एंगल की बात करते हो, इन सब की डायमेंशंस नहीं होती, तो हो सकता है डायमेंशन ना भी हो, यूनिट ना भी हो। आगे हम बात करेंगे डायमेंशन क्या होता है। कंपलसरी नहीं है कि यूनिट हो ही हो, पर मान लो हम मानते हैं कि मैग्नीट्यूड और यूनिट होनी चाहिए, होती है दो चीज। मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो कंपलसरी है, इसका होना ना होना। मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है, जीरो भी तो कोई वैल्यू है। स्केलर के बाद वेक्टर आता है। वेक्टर जिसमें हम कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होती है, इनमें डायरेक्शन भी होती है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या डायरेक्शन है वो भी देखते हैं। साथ में हम डायरेक्शन के साथ साथ क्या देखते हैं, शुड ओबे वेक्टर अलजेब्रा। ये बेसिक चीजें हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हैं, पर जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा वो पहले देख लें। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये वेक्टर अलजेब्रा है, उसको फॉलो करें। अच्छा, इसके एग्जांपल, आप इसके एग्जांपल क्या दे सकते हो, मास, लेंथ, टाइम। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और याद रखना, हर चीज अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है, सबको मेजर कर पा रहे हैं हम, सब फिजिक्स के लॉज में भी यूज हो रहे हैं, फिजिक्स के लॉज से इनको डिफाइन भी किया जा रहा है, और ये फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने में यूज हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। टेंसर क्या है, इनके पास मैग्नीट्यूड हो सकता है, यूनिट हो सकती है, डायरेक्शन होगी, पर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। इनकी डायरेक्शन, इनकी जो है अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग होगी। वो क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन तो हो बट अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग हो, उनको हम टेंसर कहते हैं। जैसे आप बात कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
आप आगे पढ़ोगे। स्ट्रेन, इलेक्ट्रिक करंट 10th में पढ़ा है आपने, ये टेंसर है। पर याद रखें, अगर आपको टेंसर के बारे में ना पढ़ाया जाए तो इन क्लास 11th 12th जो चीजें टेंसर अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो ये सब किसके खाते में जाती हैं? स्केलर के खाते में। क्योंकि आपको सिर्फ दो ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई जाएगी, एक वेक्टर और एक वेक्टर और एक स्केलर। अगर टेंसर बताया, मान लो ऑप्शन आता है कि करंट किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर या टेंसर, उस केस में आप टेंसर पे क्लिक करोगे। ओके, राइट आंसर होगा टेंसर। पर अगर आपको पूछे करंट कैसी क्वांटिटी है और सिर्फ स्केलर वेक्टर ही ऑप्शन में हो, बोले स्केलर होगा वेक्टर होगा, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ठीक है, सॉरी आइदर स्केलर और वेक्टर ऐसे कुछ आए, तो उस केस में वो कहाँ आएगा? स्केलर में, अगर दो ही ऑप्शन मिल रहे हो तो। पर तीनों ऑप्शन हो तो टेंसर पे क्लिक करोगे। यानी जो वेक्टर के खाते में नहीं जाएंगी वो सारी टेंसर स्केलर के खाते में पहुंचेंगी। तो नेचर के हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे इस चैप्टर का नाम ही यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो अब हम मेजरमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सॉरी, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन जरूर करें। अब हम क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू नेचर, सॉरी मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर कर चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट देखो, जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, इसके हिसाब से भी हमने 3 ही कैटेगरीज बनाई हैं। फिर आपको मैं बताऊंगा, ज़्यादातर टीचर्स 2 ही कैटेगरीज बताते हैं, बट वो भी अपनी जगह राइट है, 2 भी बता सकते हो, बट मैं हमेशा 3, क्योंकि तीसरी कैटेगरी भी हमें पढ़नी होती है और उनको हम तीसरे टाइप की क्वांटिटीज़ कहते हैं, इसीलिए मैं 3 लेके चलता हूँ। पर 2 भी कोई बोले तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो हम 3 टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं। 3 टाइप की आप फिजिकल क्वांटिटी देखोगे अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। पहला कौन सा होगा? पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी मिलेगी आपको जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक फंडामेंटल, दूसरी डिराइव्ड और तीसरी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी फिर हमने डिवाइड कर दी, फिर हमने उसको 3 टाइप में डिवाइड किया, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। मेजरमेंट के हिसाब से भी, नेचर के हिसाब से भी 3। तो बात हम करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। देखो ये मार्कर है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ तो लेंथ होती है। आप बोलोगे भाई लेंथ क्या है, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ कह देंगे। मेरा मास भी फिक्स है। क्या मेरे मास और मेरे लेंथ का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। क्या अगर मैं बात करता हूँ, ये एक वायर है और इस वायर में करंट है, अगर मैं बात करूँ इस वायर में करंट है, तो क्या उस करंट का मेरे मास से कोई लेना देना है? नहीं। तो है क्या, अच्छा, कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन लेके आती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है, किसी और की जरूरत नहीं होती उसको डिराइव करने के लिए। ऐसी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? क्वांटिटीज can't be derived from other quantities। ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते आप, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। या बोल सकते हो क्वांटिटीज, और बोल दो
quantities which do not depend on other. दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये अपने आप में कंप्लीट हैं। जैसे करंट अपने आप में कंप्लीट है, मास अपने आप में कंप्लीट है, लेंथ अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो वी हैव, अगर मैं ऐसी बात करूं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास? 7, जो कि किसी और से ऑब्टेन नहीं होगी, वो अपने आप में कंप्लीट है। ऐसी कितनी क्वांटिटी है? 7। पहली कौन सी है? लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवी क्वांटिटी टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ठीक है। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी लाइट की चमक, लाइट ज्यादा है या कम है उसको मेजर करना ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। लाइट को मेजर करना, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना। और सातवीं जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, हो चुका है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको डिराइव करने के लिए हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और अब क्या है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करें? अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या होता है? दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, they are derived from fundamental quantities। ये कहां से मिलते हैं? हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलते हैं। और नो लिमिट या लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिख सकते हो आप, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो डिराइव है। जैसे देखो, जैसे मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यानी लंबाई फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। मैं बात करता हूं एरिया की, तो लेंथ इंटू विड्थ कहते हो ना एरिया, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मैं बात करता हूं प्रेशर की, आप कह देते हो फोर्स अपॉन एरिया, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम, एनर्जी, पावर, पता नहीं कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम, डेंसिटी, सारी क्वांटिटीज इन 7 के अलावा और कुछ बता रहा हूं उसके अलावा सारी डिराइव्ड हैं। 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है। एक होता है प्लेन एंगल, यानी 2 लाइंस, जैसे ये पॉइंट P है, जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, जैसे 2 लाइन हैं, जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये P पॉइंट यहां पहुंच गया,
तो यहां जो सेंटर पे एंगल बना इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, या सिंपली एंगल भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला आर्क अपॉन रेडियस। ये प्लेन एंगल है। जैसे मैं बात करूं, ये दो मार्कर के बीच का जो एंगल है ये प्लेन एंगल है। या मैं बात करूं, ये दो प्लेन है, एक मेरा हाथ एक प्लेन है, देखो ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 से कम हो रहा है। तो दो प्लेन्स या दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं हम लोग। हमने मैथमेटिकल टूल्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या है? सॉलिड एंगल। दूसरी क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या है? देखो आपके पास ये एक कोण है और कोण के इस वर्टेक्स पे, इस सेंटर पे ये एरिया जो एंगल बनाता है ये क्या है? एरिया सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट सेंटर, सॉलिड एंगल। या सॉलिड एंगल की आप दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो। ये क्या था? ये है फंडामेंटल और ये है डिराइव्ड, और ये है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। डिराइव के लिए डीके, सप्लीमेंट्री के लिए एसक्यू, डीक्यू, एसक्यू और एफक्यू, शॉर्ट टर्म लिखा मैंने। अगर आप चाहो तो आप सॉलिड एंगल की डेफिनेशन दे सकते हो। इट इज 3D एंगल इनक्लोज्ड बाय कॉनिकल सरफेस एट वर्टेक्स। क्या डेफिनेशन हो सकती है? इट इज 3D एंगल, क्योंकि जगह कम है आप लिख लो डेफिनेशन। आप ऐसी डेफिनेशन भी दे सकते हो सॉलिड एंगल की। इट इज 3D एंगल इनक्लोज्ड बाय अ कॉनिकल सरफेस एट द वर्टेक्स। और अच्छी तरह समझो, अगर आप सॉलिड एंगल को और अच्छी तरह समझना चाहते हो, सिंपली ये क्या होता है? ये होता है जो एरिया एंगल सबटेंड करता है वो, इसको हम इस ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओम वाला सिंबल है। इट इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये जैसे देखो ये फुटबॉल है आपके पास एक, आपको पता है फुटबॉल में बहुत सारे निशान होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करके निशान होते हैं। मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल का एक ये वाला ब्लैक निशान और ये फुटबॉल का सेंटर। तो ब्लैक निशान से अगर आप ऐसे करके बनाते हो, ये हर कोने से एक लाइन देते हो और यहां जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, ये आपका ये जो एरिया बना रहा है डीए और ये रेडियस है, तो डीए अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या कहलाता है? आपका सॉलिड एंगल। जैसे देखो, जैसे ये मेरा हाथ है यार, अब इस हाथ से मैं एक पॉइंट पर एंगल बना रहा हूं। एक लाइन यहां से ली 3D में, एक लाइन यहां से ली, एक लाइन यहां से ली, ये देखो ये सारे पेन 3D में जो ये एरिया जो ये एंगल बना रहा है यहाँ टॉप पे, ये या आप अपने मकान, अपने जिस रूम में हो उस रूम में देखो, दोनों दो वॉल्स और रूफ मिला के जो वहां पर एंगल बनाता है 3 डायमेंशनल एंगल, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। तो ये हमारे पास 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, सबके एग्जांपल हमने देख लिए। फिजिकल फंडामेंटल अपने आप में कंप्लीट होती है, डिराइव्ड फंडामेंटल से बनती है और सप्लीमेंट्री भी अपने आप में अलग होती है। और याद रखना इनकी डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में। पर अभी आप ध्यान रखो और भी नोट्स में लिख भी लेना कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ यूनिट होती है। तो अब हम अगला टॉपिक मूव करते हैं यूनिट के बारे में। देखो मुझे इस मार्कर का लेंथ पता है, मुझे अपने रूम का लेंथ निकालना है, मेरे पास और कोई स्केल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस मार्कर से नापता चला जाऊँगा। जैसे मुझे इस बोर्ड की लेंथ नापनी है, यहाँ से मैं यहाँ से नीचे तक नापना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6। आप मुझसे पूछोगे सर आपके बोर्ड की इधर से कितनी हाइट है इसकी? मैं कहूँगा भाई 6 मार्कर के बराबर है, लेके चला जा 6 मार्कर। तो मैंने आपको एक बेसिक यूनिट दे दी।
एक्चुअल में यूनिट भी क्या है, मेजरमेंट का एक बेसिक या फंडामेंटल तरीका है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ का स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम मीटर लेते हैं। अगर मैं टाइम बोलूं तो सेकंड लेते हैं। कुछ लोग आर भी लेते हैं, टाइम को आर में, मिनट में, मास को जैसे हम किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो जिस स्टैंडर्ड से हमने मेजरमेंट की है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ यूनिट। तो क्या है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ, क्या है, कंपैरिजन के लिए। किसी ने पूछा भाई रूम का, इस बोर्ड का हाइट कितना है, मैंने इससे 6 बार नाप के बता दिया, तो वो क्या है, कंपैरिजन के लिए जो मैंने स्टैंडर्ड तरीका अपनाया है उसको यूनिट कहते हैं। तो आप यूनिट की डेफिनेशन लिख लो, क्या है यूनिट, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। या लिख सकते हो आप, दूसरा लिख लो। पहला तो आपने क्या लिखा, यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। जो रेफरेंस आपने लिया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजरमेंट के लिए, वही यूनिट है। या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटीज। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटीज फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। फॉर द पर्पज ऑफ comparison, unit is a standard measurement of some quantities for the purpose of comparison. Clear? ये 2 definitions है, आप लिख सकते हो। तो अब यूनिट की बात आती है तो हम ज्यादातर एसआई सिस्टम के बारे में चलते हैं। हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वांटिटीज हैं वैसे ही हमारे पास यूनिट्स भी हैं। एक यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है वैसे ही हमारे पास यूनिट्स भी कितने तरीके की हैं, एक फंडामेंटल यूनिट है, दूसरी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, और तीसरी क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। पहले क्वांटिटीज नोट कर लो और उसके बाद यूनिट नोट करना, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। इसके बाद आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की जगह क्या लिखोगे, स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करो। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। वो जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए काम आती हैं। लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं एसआई सिस्टम में, मीटर। सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं हम लोग, सिंबल होता है केजी। टाइम के लिए सेकंड, सिंबल छोटा एस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल यूज करते हैं, एमओएलई, सिंबल होता है एमओएल। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, केल्विन सिंबल होता है के, यूज करते हैं हम लोग केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला यूज करते हैं, सी स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। और ये like 7 fundamental quantities we have 7 fundamental units in SI system। हर एक सिस्टम में भी ले सकते हो आप, बट हम SI सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कोहेरेंट सिस्टम है, इसीलिए हम सारी चीजें SI में लेते हैं। तो SI में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। अगर आप प्लेन एंगल की यूनिट पूछोगे कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, तो इसकी जो SI यूनिट है वो है रेडियन। मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ चुके हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देखें, पाई रेडियन 180 डिग्री। और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टे रेडियन। तो 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री के अलावा जितनी यूनिट बनती है वो सब क्या है, डिराइव्ड। जैसे वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, एरिया के लिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। प्रेशर के लिए फोर्स इंटू एरिया, फोर्स मतलब न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर -2। ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं।
तो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, यूनिट आपको पता चल गया क्या है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। अब देखो यूनिट की कहानी बड़ी अजीब है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और पता नहीं कि उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, पता नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। अगर आप मेजरमेंट की बात करो तो इंडिया में ना हम लोग किलो के लिए, 1 किलो के लिए, जैसे यूपी है, एमपी है, वेस्ट बंगाल है, बिहार का कुछ पोर्शन है, वहाँ पर 1 किलो के लिए 1 सेर इस्तेमाल करते थे कि भाई 1 सेर तेल दे दो, 1 सेर दूध दे दो। 1 सेर मतलब 1 kg। वो 1 kg को 1 सेर कहा करते थे कि भाई 1 सेर दे दो। आप पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स से, अगर जिनको थोड़ा सा जो विलेजेस में रहे हों, तो वो 1 सेर का मतलब 1 किलो कहा करते थे। अब सोचो अगर मुझे कोई 1 शेर कहे तो मैं तो सोचूंगा शेर आ गया, पर 1 सेर का मतलब 1 सेर, सेर हम लॉयन, वो शेर होता है, हम शेर कहते हैं। 1 शेर, जैसे शेर होता है वैसे शेर, और वो होता है शेर, ध्यान रखना। तो 1 शेर का मतलब 1 kg। जैसे लोग यूज करते हैं 1 मन 40 kg। देखो मेजरमेंट के कितने अलग अलग तरीके हैं। 40 किलो के लिए 40 किलो ना बोल के 1 मन बोलते हैं। इससे तो बड़ी प्रॉब्लम। अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मेजरमेंट, तो अलग अलग मेजरमेंट के तरीके थे। पर कुछ तरीके ऐसे थे जो अलग अलग कंट्री, हमारा जो शेर है, हमारा जो मन है, वो तो फेमस नहीं हुआ, पर जैसे एक सिस्टम है वो बड़ा फेमस है पहले से ही। तो अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भाई यूनिट हमें पता है फंडामेंटल तरीका है नापने का, तो फंडामेंटल तरीके कौन कौन से अपनाए गए थे पहले, अब क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो अब हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि कौन कौन से सिस्टम हैं जो यूज होते थे। पहला है, अब हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि भाई नापने के कौन कौन से सिस्टम मेजर किए गए। तो याद रखना, पहले हम लेंथ, मास, पहले हम किस किस चीज को नापते थे, लेंथ, ध्यान रखें सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहले लेंथ को नापते थे, मास को और टाइम को, तीन ही चीजों को तवज्जो दी जाती थी और बाकी इन्हीं से सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना ली जाती थी। जो पहला सिस्टम था सीजीएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम, पहला सिस्टम जो था वो क्या था, सीजीएस सिस्टम था। ये फ्रांस का दिया हुआ सिस्टम है बेटा, फ्रांस का सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम मेजरमेंट का एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता था, मास को ग्राम में यूज किया जाता था, सी, जी, और टाइम को सेकंड में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सीजीएस में डायंस पढ़ा था, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायंस। तो डायन जो है वो सीजीएस का सिस्टम है। जैसे आपने 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग्स पढ़ा था, ये भी ऐसा ही सिस्टम है। जैसे आपने जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा था, यहां पर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ा होगा, ये भी सीजीएस है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को किस में नापा जाए, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, वो सीजीएस सिस्टम था। ये भी बहुत दिनों तक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था, आज भी है, और फ्रांस वालों का सिस्टम है। दूसरा जो फ्रेंच सिस्टम है वो एक और था, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, ये भी फ्रेंच सिस्टम है और इसको क्या बोलते हैं, एमकेएस, जिसमें लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, और इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सबको 10 की पावर में लेता है। जैसे आप देखो, अगर आप बात करो इसका रिलेशन, तो अगर आप 1 kg की बात करो तो वो 10 की पावर 3 ग्राम है, 1 किलोमीटर की बात करो 10 की पावर 3 मीटर है, इसीलिए इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। और जो आपका एमकेएस सिस्टम है ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है।
इसके बाद एक ब्रिटिश सिस्टम था तीसरा, वो था एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। और ये कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। आज भी जब हम वूल वगैरह खरीदते हैं, ऊन खरीदते हैं, तो उसका जो वेट हमें दिया जाता है पाउंड में दिया जाता है। आज भी ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें हमें पाउंड्स में मेज़र करके मिलती हैं, है ना। तो फुट में हम अपनी लंबाई नापते हैं और सेकंड तो आपको पता ही है। तो इसमें लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं? फुट में। मास को किस में नापते हैं? पाउंड में। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड। तो ये पुराने टाइम से चले आ रहे सिस्टम है। पर ध्यान रखें 1960 में ठीक है, एक फ्रेंच सिस्टम बना फॉर फ्रेंच, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुआ। 1960 में मास और वेट का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम था, उनका एक सेमिनार था 1960 में, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। उसको उन्होंने कहा सिस्टम इंटरनेशनली। इंटरनेशनल नहीं, सिस्टम के आगे भी ई लगाना है, और इंटरनेशनली, सिस्टम इंटरनेशनली SI। और ये कब बना? 1960 में। स्टैंडर्ड मास एंड लेंथ मेजरमेंट जो साइंटिफिक टीम है, उन्होंने 1960 के अपने सेमिनार में ये SI सिस्टम डेवलप किया। और ये SI सिस्टम, ध्यान रखें इसकी खास बात है, दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ, मास एंड टाइम। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो लेंथ, मास और टाइम के हिसाब से नहीं लिया? ऐसा सिस्टम ये ज्यादातर साइंटिस्ट के नाम पे है। जैसे अगर आप बात करो, फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन यूज करते हैं, एनर्जी के लिए हम लोग जूल यूज करते हैं, है ना। करंट के लिए हम लोग एम्पियर यूज करते हैं। तो ये सब ज्यादातर साइंटिस्ट के नाम पे हैं। याद रखना, ये लेंथ, मास और टाइम पे यूज नहीं होता, और इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम इन ऑल ब्रांचेस। ये हर ब्रांच में कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 की पावर का इस्तेमाल होता हो। सिंपली क्या होता हो, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 10 की पावर नहीं, सिर्फ दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, दो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करो और तीसरी डिराइव क्वांटिटी आ जाए, साथ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लगे। ये कोहेरेंट सिस्टम है फिजिक्स की हर ब्रांच में। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं होगी। अगर कोई पूछे कोहेरेंट सिस्टम क्या है, तो जिसमें डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन किया जा सके सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिंपली। ठीक है, तो अभी मैं कोहेरेंट की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो ऐसा ही सिस्टम 1960 में बना, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम, ये भी हमें याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि SI सिस्टम कब बना, पता होना चाहिए। सिस्टम इंटरनेशनल है। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड जो SI सिस्टम है वो कॉमर्शियल, साइंटिफिक, रिसर्च, है ना, अकाउंट्स, इन सब में वर्ल्ड वाइड एक जैसा यूज होने के लिए, ताकि सिमेट्री हो, रिसर्च का पता चल सके, ठीक है, कि क्या हो रहा है, सबकी मेजरमेंट एक जैसी हो, इसके लिए ये सिस्टम बना। ये साइंटिफिक, रिसर्च, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। सेम एक जैसा सिस्टम, नहीं तो वरना अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग यूनिट और अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे तो दूसरों को समझना मुश्किल होगा। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किया गया। और दूसरी बात क्या थी, फिजिक्स का एक कॉमन सी बात है कि फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा, फिजिक्स का जो मेन एम है वो यूनिफिकेशन है।
भाई यूनिफिकेशन चाहता है फिजिक्स, तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ना पढ़ के कुछ थोड़ी सी क्वांटिटीज़ पढ़ के बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उनसे डिराइव कर लिया, तो यूनिफिकेशन को भी फॉलो करता है ये, ध्यान रखें आप। तो अब हमें आज का हम लास्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम। सबसे पहले व्हाट इज कोहेरेंट सिस्टम। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोहेरेंट सिस्टम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। भाई कोहेरेंट सिस्टम क्या है, तो अभी बताया था आपको, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आ जाएं, ठीक है। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या क्या इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो, a system of unit in which derived quantities can be obtained by just multiplication and division of fundamental quantities without introducing numerical values। न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं होती, ध्यान रखें आप। सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जो नई क्वांटिटी बनेगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर इंडिपेंडेंट हो तो ऐसे को हम कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। और याद रखना, जो एसआई सिस्टम है, कोहेरेंट इन ऑल ब्रांचेस, फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स में ऐसा है। पर अगर मैं बात करूं एमकेएस, तो वो ओनली मैकेनिक्स में ऐसा है, जिसमें वेलोसिटी इन सब के बारे में आप पढ़ते हो। सिर्फ नॉर्मल मैकेनिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है, सिर्फ उसमें वो कोहेरेंट है, बाकी जगह कोहेरेंट नहीं है, तो ध्यान रखें। अब बात आती है कि भाई एसआई सिस्टम का एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला का तो आंसर यही था। दूसरे का क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। एसआई का क्या है, पहला तो कोहेरेंट सिस्टम है, ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। दूसरा क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, वर्ल्ड वाइड, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। इसके बाद रैशनल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, रेशनल सिस्टम है, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। लेंथ, मास और टाइम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बाद ये एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कैसा सिस्टम है ये, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्लियर है। इसके बाद कोहेरेंट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो गया, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसके बाद क्या है, मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम। तो बस यही बहुत है, 5। आपसे पूछे कि भाई एसआई सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खास बात है, एसआई क्यों यूज करते हैं, तो सिंपली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, कोहेरेंट है, ठीक है, रैशनल सिस्टम है, ठीक है, इसके बाद मैट्रिक सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर आगे मूव करेंगे। किसी भी डाउट के लिए कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी आपके डाउट्स का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें।